हेलो डियर, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या, आज उसकी लेक्चर 4 होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का आपका एक क्वेश्चन और छूट गया था, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपन 1.2 पर आएंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन रह गया था, इसको मैंने उस क्लास में इसलिए नहीं कराया था, मुझे इसको थोड़ा डिटेल में समझाना था, इसलिए आज अपन इसको पहले डिटेल में अच्छे से समझेंगे। इसको कराने के मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक लॉन्ग मेथड रहने वाला है, एक शॉर्ट मेथड रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम में वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से मेथड से करना है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो आपको लॉन्ग मेथड को यूज करना है, और शॉर्ट मेथड को आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यूज करना है। लेकिन लॉन्ग मेथड इसलिए बताने का जरिया जिससे कि आपको ठीक से सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो पहले आप समझिए बात को कि यहाँ पे एक्चुअल में वो कह रहा है। देखो, उसने क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब मान के चलो ये मैदान की कुछ डिस्टेंस होगी, फिक्स होगी, कहीं ना कोई फिक्स डिस्टेंस होगी। अब एक पॉइंट है आपका ए, यहाँ से रवि भी चलना स्टार्ट करता है और सोनिया भी स्टार्ट करती है। सोनिया और रवि ने दोनों ने क्या किया, दौड़ लगाने का सोचा। तो सोनिया को एक राउंड पूरा करने में लगे 18 मिनट और रवि को एक राउंड पूरा करने में लगे 12 मिनट। यदि रवि को कम टाइम लगा इसका मतलब कि रवि की चाल ज़्यादा होगी, सोनिया को ज़्यादा टाइम लगा इसका मतलब है सोनिया की चाल कम होगी। जब वो रवि एक चक्कर पूरा लगा के आ जाएगा 12 मिनट में, तो माना कि चले तो वो दोनों ही साथ साथ स्टार्ट किया उन्होंने, तो रवि 12 मिनट में यहाँ पर आ गया, लेकिन सोनिया 12 मिनट में कहीं बीच में ही होगी, क्योंकि उसको 6 मिनट और लगेंगे तब जाके वो एक स्थान पर आएगी, क्योंकि उसमें क्लियरली बोला है कि एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो वो प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया कहीं बीच में ही होगी 12 मिनट में, क्योंकि सोनिया को वहाँ आने में 18 मिनट लगेंगे तो 12 मिनट में कहीं बीच में ही होगी। तो आगे वही प्रोसेस चलती रहेगी, तो रवि ज़्यादा चक्कर लगाएगा, सोनिया कम चक्कर लगाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब रवि ज़्यादा चक्कर लगा के यहाँ पर पहुँच जाएगा और सोनिया भी एक चक्कर लगा के यहाँ पर पहुँच जाएगी। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, देखो अब देखना कि जब रवि 3 चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर इसके लगाएगा, 3 चक्कर रवि ने लगाए तो उसको 12-12 मिनट के 3 चक्कर लगाए, मतलब कि 36 मिनट में रवि यहाँ पर आ गया। और सोनिया क्या हुई, सोनिया बेचारी चक्कर लगाया, पहले चक्कर हम 12 मिनट में यहाँ हो गई, नेक्स्ट में थोड़ा और कवर करेगी, मतलब कि सोनिया को सिर्फ और सिर्फ 2 चक्कर लगे और वहाँ पे आ गई। 18 मिनट में एक बार पहुँच रही है, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए होंगे, तो इसने 2 चक्कर लगाए होंगे, और रवि ने 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए होंगे, 3 चक्कर लगाए होंगे, और वो प्रारंभिक स्थान पर आ गए होंगे। सिंपल सी बात, इतनी समझ में आई? तो रवि क्या हुआ, रवि और सोनिया 36 मिनट एक ऐसा टाइम है जब रवि और सोनिया दोनों क्या होगा, प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। बात समझ में आई सभी को? ये तो हुआ शॉर्ट, मतलब कि समझने का तरीका। अब इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिख के आना है, वो भी तो जान लो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली प्रूव करके कि ऐसा हो रहा है एक्चुअल। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे लिख के आना है, और आप गौर करना जो 36 मिनट निकल के आया ना, वो एक्चुअल क्या निकल गया है, 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम। तो आपको लिखना है कि माना रवि तथा सोनिया क्रम से एक्स तथा बाय चक्कर एक्स तथा बाय चक्कर लगाकर टी समय बाद लगाकर एक टी समय मान लेते, टी मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, मिलते हैं। ओके, अब प्रश्न में हमें क्या बोला है कि एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लग रहा है, आप कहेंगे 12 मिनट, तो यहां लिखना है प्रश्न अनुसार
रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय आपका है, समय है आपका 12 मिनट, 12 मिनट। ओके, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। हमने बोला है कि x चक्कर लगाता है, x चक्कर लगाता है तो रवि को x चक्कर लगाने में लगेगा समय आपका 12x। तब रवि को x चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय आपका हो जाएगा 12x मिनट, 12x मिनट। ठीक है भाई, सेम काम किसके लिए होगा? सोनिया के लिए, क्योंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है उसको 18 मिनट। तो 22 चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगेंगे 18 मिनट। तो यहां लिख देना है आपको, देखो यहां से रवि हटाओ, यहां से 12 मिनट हटाओ, यहां से x हटाओ, यहां से रवि हटाओ। अब देखो, तथा सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय हो जाएगा आपका 18 मिनट, 18 मिनट। और सोनिया को 22 चक्कर पूरा करने में लगेगा समय आपका 18 मिनट। अब जो 12x और 18 मिनट है ना, x चक्कर और 22 चक्कर लगाने में लगा समय, लेकिन अपन ने माना कितना था? आप कहेंगे t मिनट माना था, हमने टाइम माना था t। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? t के बराबर हो जाएंगी। तो t के बराबर क्या हो जाएगा? 12x तथा 18 तब अब जो t का मान निकलेगा आपका वो कहीं ना कहीं क्या होगा? 12x के बराबर है और 18 के बराबर है। इसका मतलब है t का जो भी मान आएगा वो क्या होगा? 12 और 18 का गुणज होगा। तो t का जो मान होगा आपका क्या होगा? तब t 12 तथा 18 का गुणज होगा, t होगा वो क्या होगा? 12 तथा 18 का गुणज होगा। क्लियर है? अब 12 और 18 का गुणज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे लाल कि 12 और 18 को आपका एलसीएम लेना है, 12 और 18 का। तो 12 और 18 का एलसीएम कैसे लेंगे अपन? पहले ऐसा करो कि 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो एलसीएम लेना तो आपको अच्छे से आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके ऊपर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 12 के जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे तो वो निकलेंगे 2 × 2 × 3। इस चीज़ को लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 3। और जो 18 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे वो निकलेंगे 2 × 3 × 3। इस चीज़ को लिख सकते हो 2 × 3 के पावर। तो t का जो मान निकलेगा आपका t बराबर होगा आपका एलसीएम ऑफ 12 × 18। तो ये एलसीएम क्या होता है? मैंने बोला कि आपको अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, वो भी उच्चतम घात के साथ। तो यहाँ से देखो 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 और 3 2 है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 मिनट। तो t का मान निकल के आ गया 36 मिनट। ठीक है, तो हमें t का ही मान निकालना था कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो t मिनट बाद मिलेंगे। t मिनट का मान आ गया आपका 36 मिनट। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, अतः रवि तथा सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्या सभी को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? सभी को समझ में आ गया?
तो वो क्या होंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये तो रहा है इसका एक मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, मेथड फर्स्ट, मेथड ये रहा इसका फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड जो इसका शॉर्ट है कि तुरंत आपका आंसर आ जाए, वो भी समझ लो, वो भी समझ लेते हैं। चल अब आइए यहाँ पर सेकंड जो मेथड है इसका वो भी जान लो, ठीक है। चलो तो आपको एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया वो लिखो फिर। सबसे पहले दिया है रवि तथा सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में, रवि एक चक्कर 12 मिनट में तथा सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट में पूरा करती है। रवि एक चक्कर 12 मिनट में तथा सोनिया एक चक्कर आपका 18 मिनट में पूरा करती है। अब आपको लिखना वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम 12 और 18 मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब कि आपको सीधा सीधा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। एलसीएम ऑफ 12 और 18 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल दो बस 12 और 18 का। 12 और 18 का एलसीएम निकलेगा आपका, अभी ये मैंने बताया था, 12 और 18 का एलसीएम आपका हो जाएगा 36 मिनट। तो लास्ट में लाइन लिख देना है आपको, वही सेम लाइन कि अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर है। तो लास्ट में लाइन लिख देता हूँ आपके लिए एक, अतः रवि तथा सोनिया अरे यार क्या हो रहा है, अतः रवि तथा सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए तो ये रहा इसका सॉल्यूशन शॉर्ट वाला, और मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ये बहुत मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं था, सीधा सीधा निकालना है, इसका राइट आंसर चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव में आता ना तो सीधा आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा एलसीएम निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप कुछ इस तरह लिख दीजिए, ठीक है। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपका बात बन जाएगी, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो प्रश्नावली 1.1 अपनी समाप्त होती है। अब एक प्रमेय समझ लीजिए आप, एक प्रमेय आपकी दी है उसको समझिए। देखो क्या बोला है इसमें बोला है कि अप्रमेय संख्याओं को आप जानते होंगे, अप्रमेय संख्या क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इस प्रश्नावली के अंदर 1.2 में आपको अप्रमेय सिद्ध करना ही है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली पूरी आपकी किस पे आधारित है, अप्रमेय सिद्ध करना। तो इर्रेशनल नंबर प्रूव करना आपको सिखाया जाएगा। देखो एक प्रमेय समझिए, इसका बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी बहुत यूज होती है इस प्रमेय का। मान लीजिए P कोई एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैं पहली क्लास में आपको डिटेल में चिल्ला के सारी चीज़ें बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो होता है सिर्फ और एक 1 और एक खुद संख्या। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है,
7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है, 29 है। ये किसी से भी नहीं कटती, ये तो कटेंगी तो सिर्फ और 1, या फिर जब इनमें किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो जाएगा सिर्फ 1 या फिर स्वयं 13, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो ये संख्या क्या होती है? सभी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि मान के चलो 10, मान के चलो 9, 9 भी क्या है? आपकी एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्या होगा भाई? देखो पहले लॉक कर दें इस लॉक को, जब तक लॉक नहीं करते बात नहीं बनती। देखो मैंने बोला 9, तो 9 को आप देखना कि 9 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट गई। ये संख्या किसी से कट रही है, आप कहेंगे नहीं कटेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगी या फिर खुद का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये बात हुई आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है, सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ में आ गई। अब आपको P एक ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है कि P a² को विभाजित करती है, मतलब कि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो P उस संख्या को भी विभाजित करेगी जहां P क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। P क्या एक आपका धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अब मैंने आपके सामने एक ही जगह पर कोई नंबर लिया, एक ही जगह पर मैंने आपके सामने कोई नंबर लिया, मान के चलो मैंने लिया 6 मैंने एक ही जगह पर मान लिया। अब ये स्क्वायर चाहिए मैंने, और P का मान लिया मैंने 3 मैंने P का मान लिया। ओके, अब मैंने इसका वर्ग किया, आप कहेंगे इसका वर्ग हो जाएगा a² हो जाएगा 36। क्या 36 को 3 डिवाइड करता 30 से पूरा भाग जाता है? आप कहीं जाता है, 12 निकल के आता है। 12 क्या होता है? आपका एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, मतलब कि 36 में 3 का पूरा पूरा भाग चला गया। अब क्या a² में पूरा पूरा भाग चला गया, क्या 3 6 को भी विभाजित करेगी? आप कहेंगे 3 से 6 भी विभाजित हो रहा है, 3 से 6 भी विभाजित हो रहा है, मतलब कि 3 में भी जा रहा है। तो यहां से पता चल गया हमें कि जिस अभाज्य संख्या से आपका a² डिवाइड हो रहा था, उस अभाज्य संख्या से a भी डिवाइड हो गई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लीजिए, किसी भी संख्या के स्क्वायर ले लीजिए जिसमें आपका P से पूरी तरह से भागित हो जाए। यही मैंने लिया कि 10 आपके सामने a लिया मैंने, और 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, a² होगा। और एक अभाज्य संख्या मैंने ली 5 मैंने एक अभाज्य संख्या ली, 5 से a कटेगा 20 बार। ठीक है, और 10 को भी काट के देख लो, 5 से 10 भी कटेगा। अब आप कोई बच्चा बोलेगा कि 5 क्यों लिया? 2 ले लो, 3 ले लो, 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है। तो भाई यहां पे ये चीज तो क्लियर बोली गई है कि जो P हम लेंगे वो a² को विभाजित करेगी, P का जो मान लेंगे वो a² को विभाजित करेगी। अब मैंने बोला कि आपने बोला कि 100 ले लो, 10 का स्क्वायर हमने ले लिया 100, अब वहां पे ले लिया मैंने 3, लेकिन ये तो a² को विभाजित कर ही नहीं रही, 300 को विभाजित कर ही नहीं रही, इसलिए आपको 3 नहीं लेना पड़ेगा, 3 नहीं लेना, इसके अलावा कोई और ले लो। जैसे कि मैंने बोला कि 2 100 को विभाजित करती है, 5 भी 100 को विभाजित करती है, तो ये 2 और 5 है ना, वो 10 को भी विभाजित करेंगे, चाहे 2 से चेक कर लो या फिर 5 से चेक कर लो। सभी को बात समझ में आई? क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब बढ़िए आगे। तो इतनी ही बात आपको यहां पर समझनी थी। ठीक है भाई, बात समझ में आई? क्लियर है सभी के दिमाग में, जहन में, बिल्कुल अंतरात्मा में पहुंची के ना है? अब ये चीज क्यों बताई, इसका यूज क्या होता है? ये आपकी हेल्प करती है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में, इरेशनल नंबर सिद्ध करने में इस प्रमेय का बहुत महत्व है, बहुत यूज होती है, इसी से आपकी अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। ठीक है भाई, चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए वाला। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल है 5वां। तो सभी जानते हैं √3 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके बताना कि ये है कि नहीं है, यह है कि नहीं है। तो ऐसा करो, इसको बाद में चेक करेंगे अपरिमेय संख्या, पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि ये परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे माना हल में लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि √3 एक आपकी परमेय संख्या है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, लेकिन मैं आज इस क्वेश्चन को इस तरह समझाऊं कि आपको फिर से कभी इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही क्लास में आपका पूरा बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे आप। बस यहां पर ध्यान से देखते चलो। हमने मान लिया कि माना √3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसका विपरीत मान लिया हमने। उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं, माना √3 को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? यदि ये परमेय संख्या है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यदि √3 एक परमेय संख्या है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था, जिसमें मैंने बोला था कि परमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख दें वो सभी क्या होती हैं? आपकी परमेय संख्या होती हैं। तो √3 एक परमेय संख्या है तो इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। जहां पर जो p और q है वो क्या है? जहां आपको लिखना है जहां p व q पूर्णांक एवं को सह अभाज्य हैं तथा और एक चीज और लिख दीजिए कि q बराबर नहीं है जीरो के। क्यों बराबर नहीं है जीरो के? इसका मतलब ये है कि यदि किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए हमेशा डिवाइड में आपको जीरो नहीं होना चाहिए। डिवाइड में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगी? एक अपरिभाषित हो जाएगी। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आपका सह अभाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। तो पहले ये समझो सह अभाज्य क्या होता है। एक मिनट, अब आइएगा, देखो सह अभाज्य क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है। यहां पे आइए, एक कॉर्नर में पहले आपको सह अभाज्य समझा देता हूं। चलो, एक पेज था ना, हाँ चलो यहां पे समझिए पहले सह अभाज्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्राइम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ वन हो। जिनका एचसीएफ बनो वो क्या होती हैं? आपकी कोप्राइम होंगी। तो कुछ बच्चों को तो यहाँ तक इतने में ही बात समझ में आ गई होगी। यदि जिनका एचसीएफ बन है तो वो क्या? कोप्राइम है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया 8 और 15। 8 के मैंने फैक्टर किए तो क्या निकल के आए? आप कहेंगे ये निकल के आएंगे 2 × 2 × 2। 15 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो आप कहेंगे 3 × 5। यही निकल के आएंगे। क्या दोनों में कोई उभयनिष्ठ आपको गुणनखंड दिख रहा है? आप कहेंगे यहाँ सभी में 2 है, यहाँ 3 5 है। तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो कोई भी क्या चीज़ है इसमें? कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी कोप्राइम हो जाएंगी। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये होगा। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिया कि 9 और 36, ठीक है। 36 मैंने लिया, 9 और 36, 72 ले लेते हैं, ठीक है। 36 लेते हैं और एक साइड ले लेते हैं आप 3, 9 ही ले लेते हैं, ठीक है। 9 और 36 लिया। अब मैंने 9 के जब फैक्टर किया तो आप कहेंगे 3 × 3 निकला। 36 के फैक्टर किया तो आप कहेंगे 3 × 3, 3 3 3 9 9 3 27 और 2 × 2, ये फैक्टर निकल के आए 36 के। तो इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे 3 हमें दिख रहा है। 3 क्या दोनों में कॉमन है? 3 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों संख्या क्या है? आपकी कोप्राइम नहीं है और ये आपकी कोप्राइम है। अब कोई भी दो नंबर ले लीजिए,
कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनको को प्राइम बनाने का तरीका क्या है? मैंने बोला क्या लिया आपने कि आपने लिया 42, हाँ 48 और 16 लिया। इनको को प्राइम बनाने का तरीका क्या है? आप देखना कि 48 और 16 किससे कटेंगे? 48 और 16 किससे कटेंगे? आप कहेंगे 4 से दोनों कट जाएंगे। इसको काटेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8 है। इसको काटेंगे तो 4 चौक 16। अभी भी ये को प्राइम नहीं है। इसको फिर से फर्दर काटो, आप कहेंगे 2 से 4 से काट देते, 4 3 12 और 4 1 4। अब ये किसी से नहीं कटेंगे। 3/1, 3/1 आपका अब किसी से नहीं कटेगा। अब क्या हुए? दोनों संख्या आपकी क्या हो गई? को प्राइम हो गई। तो 3 और 1 आपकी को प्राइम निकल के आएंगी। कोई भी संख्या ले लो, जब तक काटते रहो जब तक कि वो किसी एक समान संख्या से ना कटें, किसी एक कॉमन फैक्टर से ना कटें, तब तक वो क्या होती है? सह अभाज्य नहीं होती। जैसे ही उनके बीच में कटना बंद हो जाता है, जैसे कि 8 और 15 मैंने बोला, 8 और 15 क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों को काट सकें? क्या कोई एक ऐसी संख्या आपको दिख रही है जिससे ये दोनों संख्याएं कट सकें? आप कहेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट सकें। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुई? को प्राइम होंगे, सह अभाज्य हो गए। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़िए आगे। तो हमने क्या किया? पी और क्यू माना। तो पी और क्यू क्या? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या है? कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, अब देखो, अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे जो क्यू को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? √3 ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, अब दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क बाद में करना। हाँ ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाद में करेंगे। देखो यहाँ से निकालेंगे तो Q बराबर निकल के आ जाएगा आपका P/√3। P/√3 निकल के आ गया। ठीक है, अब ऐसा करो, दोनों पक्षों का वर्क कर दो। दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Q², ये हो जाएगा P²/√3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि Q² बराबर हो जाएगा P²/3। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो 3 निकल के आया, 3 क्या है आपकी? एक अभाज्य संख्या निकल के आ गई। 3 क्या है आपकी? एक अभाज्य संख्या है। और P² क्या है? P का स्क्वायर है। आप देख पा रहे हैं कि जो Q² है वो क्या है? एक पूर्णांक है। मैंने बोला था कि P और Q क्या पूर्णांक है। यदि हम किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, यदि कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो उसका जो निकल के आता है मान, वो क्या निकल के आता है? आपका अभाज्य संख्या, वो सॉरी पूर्णांक निकल के आता है, इंटीजर निकल के आता है। जैसे मैंने बोला 12 को जब 3 से मैं भागत करूंगा तो जो 4 आपका निकल के आ जाएगा तो वो क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा। भले वो 2 का स्क्वायर है लेकिन है तो आपका पूर्णांक ही। पूर्णांक हम सभी जानते हैं माइनस में भी आते हैं, माइनस में ले लो, 0 ले लो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होता है? पूर्णांक होते हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका। तो Q² का है? एक पूर्णांक है। और 3 से हम P² को डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब कि P² आपकी क्या हो रही है? 3 से विभाजित हो रही है। 3 से विभाजित हो रही। तो इस चीज़ को आपको लिखना है, इस चीज़ को लिखना है। चूंकि संख्या 3 P² को विभाजित करती है, P² को विभाजित करती है, इसलिए संख्या 3 P को भी विभाजित करेगी, P को भी विभाजित करेगी। संख्या 3 P² को विभाजित करती है, इसलिए संख्या 3 P को भी विभाजित करेगी। इतनी बात सभी को समझ में आई। और ये चीज़ मैंने कैसे लिख दी कि यदि संख्या 3 P² को विभाजित कर रही है तो P को भी विभाजित करेगी। तो ये चीज़ लिखी है मैंने इस प्रमेय से। यदि कोई भी अभाज्य संख्या A² को विभाजित करती है तो वो A को भी विभाजित करेगी। बात समझ में है सभी को? तो क्या हो रहा है कि यदि संख्या P² को विभाजित करती है तो संख्या 3 P को भी विभाजित करेगी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़िए। एक चीज़ हमें पता चल गया कि P तो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे आप मान लीजिए, आगे आपको मानना है, माना
माना हम एक बार और मानते हैं कि पी स्क्वायर अपन 3, माना पी स्क्वायर अपन 3 बराबर माना हमने के हमने मान लिया, जहाँ के क्या आपका एक पूर्णांक है, जहाँ के क्या है आपका पूर्णांक है, जहाँ के पूर्णांक है। इतनी बात सभी को समझ आई। तो के क्या आपका एक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पी स्क्वायर ने पी अपॉन के 3 मान लो सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, पी को भी डिवाइड कर रही है, ये चीज अपने लिख दी है कि संख्या 3 पी को भी विभाजित करेगी। अब इसको आप वर्क करो, ठीक है। ऐसा करो, पी बराबर पहले निकाल लो कि पी बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3 के, यहां से निकल के आ गया। इसको नाम दिया हमने समीकरण 1। अब ऐसा करो, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, बस आपने ये समझ लिया ना ए वाला क्वेश्चन, उसके बाद पूरी प्रश्नावली आपकी समझ में आ जाएगी। फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनता है, अंडर रूट 3। और जो आपके सामने अगले जो टाइप हैं इसके, जैसे कि 3 + √3, 2 - √3, √7 अपॉन कुछ होगा, तो वो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसी का जो हम लिखते हैं, इसी का लॉन्ग मेथड निकलते हैं, वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, एक ही पेज पे बात बन जाएगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, यही ये आपका एक बड़ा बनता है। जो छोटा दिखता है ना, छोटा वाला बड़ा इसके अंदर बड़ा ज़्यादा है मैटर है, और बड़े वाले के अंदर छोटा मैटर है, ठीक है। तो पी का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। देखो समीकरण 1 क्या था आपका, आप कहेंगे की स्क्वायर बराबर था हमारा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह आपको रखना 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा, इतना हुआ। उसके बाद देखो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर अपॉन 3 से काटो, आप कहेंगे 3 आ जाएगा, 3 को यहाँ नीचे पहुँचा दो, 3 को यहाँ नीचे पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 3 बराबर के स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान सकते हो आप इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमने इसको नाम दे दिया, तो आप बोल सकते हो कि जो संख्या 3 है वो आपकी क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो वहां किसको कर रही थी, पी स्क्वायर को विभाजित कर रही थी, यहाँ किसको कर रही है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो सेम चीज आपको आगे भी लिख देनी है आपने क्वेश्चन में, ये चीज आपको वहां भी लिख देनी है। कैसे, क्या हो गया, चलो ठीक है, कोई बात ना, रुको 1 सेकंड। तो आपको लिखना है, देखो यहां मैं लिख के बताता हूं कि चूंकि संख्या 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए संख्या 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। अब यहां से एक चीज निकल के आ गई, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बोला था को प्राइम का मतलब है कि वो उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वहां आप यहां देखना, जब हमने पी बटे क्यू माना तो हमने बोला कि पी और क्यू क्या पूर्णांक हैं और सहभाज्य हैं, तो पी और क्यू के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था जब माना तब। अब जब हमने इसको सॉल्व किया आगे, तो आपको पता चला कि ये पी आपकी 3 से डिवाइड हो रही है, क्यू भी आपकी 3 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्या है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। ये तो बात उल्टी हो गई, हमने बोला कोई नहीं है, जब माना था हमने बोला कोई नहीं है, और जब हमने सॉल्व किया तो पता चला कि 3 इनका क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, ये सारी गड़बड़ क्यों हुई है, एक गड़बड़ हुई है, हमने माना था इसलिए गलत। हमने क्या किया, ये गलत ही मान लिया था। हमने जो माना था कि √3 क्या एक आपकी परमेय संख्या है, भैया ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, जो अपने माना था वो क्या था, अपनी
गलत मान लिया तो आपकी जो पूर्व अवधारणा थी वो क्या हो गई, यहाँ पर गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं, तो आप क्या कैसे लिख सकते हो इस चीज़ को, तो आप लिख सकते हो हम समीकरण 1/2 से कह सकते हैं कि, यहाँ चलो आगे लिखता है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर देखना, इसके बाद आगे देखना कि समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि P व Q संख्या 3 P व Q का अभाज्य गुणनखंड है। हम कह सकते हैं कि संख्या 3 P व Q के अभाज्य गुणनखंड है, ओवेनिष्ट गुणनखंड है। 3 P व Q का ओवेनिष्ट गुणनखंड है, ओवेनिष्ट गुणनखंड है, अतः P व Q से अभाज्य नहीं है, अतः P व Q से अभाज्य नहीं है, से अभाज्य नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो आप लिख सकते हो, अतः यह विरोधाभास हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः यह विरोधाभास हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को। तो ये रहा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर लें, या पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई, तो एक्चुअल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताई कि हमने क्या किया, सह अभाज्य का पूरा खेल था इसमें, सह अभाज्य, और जो हमने प्रमेय सिद्ध करके बताई थी, ये आपके सामने प्रमेय थी 1.2, इसका पूरा रोल था इसके अंदर, ठीक। तो इससे क्लियर हो गया कि संख्या क्या आपकी एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी, ठीक। समझ में आया सभी को। चलिए, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि √3 को हमने सॉल्व किया, इसको मैं कल बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ईजी, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है करना, ठीक है। तो आपको जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है उसके अंदर √5 दिया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, घर पे। बस इसको ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। √5 है, एक आपके सामने √2 है, उनमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहाँ 3 है वहाँ क्या करना है आपको, जहाँ इस क्वेश्चन में 3 है वहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जहाँ 2 आ जाएगा, बस इतना करना है। उसके बाद आपकी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसको। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बोला क्लास के अंदर कराऊंगा, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। तो सेमी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आपको √5 की जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।